आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा 71वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब है और बीपीएससी में करंट अफेयर का जो वेटेज रहता है वो बढ़िया रहता है, यानी कि आप लगा लो तो 20 से 30 क्वेश्चन ज़रूर आपको करंट से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। 20 प्लस ही देखा गया है कि बीपीएससी में जब भी प्री का एग्ज़ाम होता है, ख़ास करके जो सिविल सर्विसेज बीपीएससी एग्ज़ाम कराती है स्टेट सिविल सर्विसेज की, उसमें प्री के एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन जरूर आपको करंट अफेयर के मिल जाएंगे। और करंट अफेयर अगर आप बहुत पहले से पढ़ लोगे तो याद नहीं रहता है, ऐसा देखने को जनरली मिलता है। अब एग्जाम चूंकि काफी करीब है, आपको मुश्किल से 12 से 15 दिन आई थिंक बचे हुए हैं पीटी एग्जाम होने में, तो इससे पहले आपको एक बार करंट अफेयर का रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। और करंट अफेयर का रिवीजन करने के लिए हम एडुटेरिया का जो बुक आता है वार्षिकांक करके, बिहार करंट अफेयर्स का, इसमें 1 सितंबर 2024 से लेकर के और 20 अगस्त, यानी कि आज देख लीजिए, आज का जो डेट है उससे लगभग एक हफ्ते पहले ये बुक रिलीज हुई है, यानी कि एक हफ्ते पहले तक की सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो बिल्कुल पिछले 1 सालों का करंट अफेयर हम करने वाले हैं इस बुक के माध्यम से, और वन लाइनर के माध्यम से हम करेंगे। और जहां जरूरी होगी आप देखिएगा क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक बार मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं बुक सूची में। आप देखेंगे कि सबसे पहले हम 100 टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं जो बिहार से रिलेटेड हैं। फिर बिहार के जो नवीनतम आंकड़े हैं, यानी 2024-25 से अभी तक कौन जिला किस चीज में टॉप किया, कहाँ क्या चीजें कितनी उत्पादन हुई, या जो भी विशेष चीजें हैं जो डेटा बेस्ड हैं याद रखने वाली, वो हम करेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां जो बिहार के अंदर हैं, बिहार के मंत्रिमंडल हम देखेंगे। फिर प्रमुख व्यक्तियों के निधन, फिर प्रमुख महोत्सव या फिर मेला जो बिहार से रिलेटेड हैं। उसके बाद ऐसे ही राजकीय मेला हम देखेंगे। 2025 में जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए, नए घोषणाएं की गई या नई योजनाएं चलाई गई बिहार सरकार द्वारा, वो हम देखेंगे। फिर ऐसे ही 2024-25 के मंत्रिपरिषद के निर्णय, रैंकिंग, नए दिवस, आगामी लक्ष्य, फिर वन स्थिति रिपोर्ट, और आगे चलकर आप देखिएगा कि इसमें हम बिहार बजट से लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जो बिहार से संबंधित पुरस्कार हैं, पुस्तकें, लेखक हैं, प्रमुख खेल है यहाँ के, वो सारी चीजें, और बिहार की जनगणना, लोकसभा चुनाव, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। आप इतना सारा टॉपिक देख के आपको लगता होगा कि ये तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो गया, इतना कौन याद करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप देखेंगे कि सब एक एक पेज में, जैसे विधानसभा में जो विधेयक पास हुआ 25 से 25 एक ही पेज में खत्म है, 26 से 26 एक ही पेज में खत्म है। बाई चांस ही कोई होता है जो 2 से 3 पेज जाता है, जनरली ये एक पेज में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। ये जो करंट अफेयर की वीडियो है, ये न केवल 71वीं बीपीएससी के लिए काम आएगा, इसके अलावा जो बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है, CGL 4 का जो अभी वैकेंसी आई हुई है, या द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम जब भी हो, इसके अलावा एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो अभी वैकेंसी आया है बिहार में शिक्षा विभाग के अंतर्गत, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम अगस्त तक कवर कर रहे हैं तो ये लेटेस्ट भी है, और जो पिछले 1 साल के सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। हम 100 क्वेश्चन करेंगे टॉप के जो बिहार से रिलेटेड हैं, जो कि वन लाइनर होंगे और आपको जरूर याद करना है ये। ठीक है, लेटेस्ट और पुराने सारे डेटा हम यहाँ पर लेके आए हैं, और जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपको याद रखना है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? और ये बिहार बना है। चूंकि ये देश का पहला राज्य है इसलिए आपको जरूर याद रखना है। पैरा एथलीट जो होते हैं दोस्तों, इनके लिए आवासीय खेल स्कूल, आवासीय का मतलब कि वहां पर ये रह सकेंगे, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था होगी, और वो एक स्कूल है, खेल से रिलेटेड स्कूल है। तो आवासीय खेल स्कूल पहले से भी मौजूद थे, लेकिन पैरा एथलीट्स के लिए ये पहला स्कूल होगा पूरे देश में, और ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बिहार है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, पैरा एथलीट्स के लिए
आवासीय स्कूल खोलने वाला, आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य बिहार। फिर बात करते हैं दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य। दाखिल खारिज दोस्तों होता है जब भी जमीन आप खरीदते हैं, जिसके नाम से जमीन होता है उन लोगों को दाखिल खारिज कराना पड़ता है, और यह प्रक्रिया जमीन की रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य जो ये प्रक्रिया को अपनाया है वो बिहार है। अगला है देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार से किस स्थान पर है बिहार पूरे भारत में? तो दूसरे स्थान पर, यानी कि दूसरा सबसे अधिक सड़क हादसा जो होता है वो बिहार में होता है। भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान कार्ड आपने सुना होगा, जिसमें हॉस्पिटल में डिस्काउंट मिलता है या फिर खर्चा सरकार उठाती है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड होता है उसका जो जांच या फिर उसका जो इलाज होता है हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें शामिल रहते हैं, लिस्टेड रहते हैं, और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं वो तो रहते ही हैं। उनमें रहता है कि 5 लाख या कुछ ऐसा उसमें एक लिमिट होता है कि वहां तक आप फ्री में इलाज ले सकते हैं अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड बनाने में और इसके क्रियान्वयन करने में देश का पहला जो राज्य है या सबसे अधिक जो इसका क्रियान्वयन कर पाया है, सबसे अधिक जो आयुष्मान कार्ड निर्गत कर पाया है, ऐसा जो राज्य है वो बिहार है। इसका पहला स्थान है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन के तहत। अगला देखिएगा, महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य, ये भी बिहार है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में हो क्या रहा है, लेकिन काफी चीजें हो रही हैं, बस इसको लागू करना और ग्राउंड लेवल पर इसको पहुंचाना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी योजनाएं और ये सारी चीजें तो लाई जा रही हैं। करंट अफेयर के हिसाब से इन सभी चीजों को याद रखना आवश्यक है। महिला खिलाड़ियों के लिए इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर, तो वेलनेस सेंटर कहने से ही ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर इलाज होगा। किनका इलाज होगा? महिला खिलाड़ियों का, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है दोस्तों, भारत का पहला मखाना बोर्ड। तो ये याद रखना है आपको, बिहार बोल रहा हूँ, भारत का पहला मखाना बोर्ड बिहार में खुलने वाला है और इसका गठन भी हो चुका है। अब देखिएगा, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? यानी स्टैच्यू ऑफ विजडम जो बनेगा, इसमें किसका स्टैच्यू बनेगा, किसके लिए यह समर्पित किया गया है? यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। याद रखिएगा, गंगा नदी के तट पर यह बनेगा, पटना में बनेगा। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अच्छा है? यह है बिहार में। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं या फिर विधानसभा में जो महिला जनप्रतिनिधि हैं या महिला प्रतिनिधि हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिहार में सबसे अच्छा है पूरे देश में। अगला सवाल है दोस्तों 9th नंबर, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन यानी कि PMFME योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया? यह बिहार का स्थान है दोस्तों। क्या योजना है? फिर से याद रखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन। इस योजना को लागू करने में देश में पहला स्थान किस राज्य का रहा? बिहार का। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला भी पहला राज्य बिहार है। ई ग्राम कचहरी यानी का ऑनलाइन ग्राम कचहरी लागू करने वाला जो पहला राज्य है देश में वो बिहार है। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? जाम्बिया और माली। बिहार की जो साइकिल योजना, जिसमें जो छात्राएं थी और पहले एससी के छात्र को भी मिलते थे, एससी एसटी के छात्र, और जो सभी कैटेगरी की छात्राएं हैं उनको 9वीं 10वीं में जो पढ़ती हैं उनको साइकिल प्रोवाइड कराया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। अभी भी है, ये साइकिल ड्रेसेस वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यह जो साइकिल योजना है, यह कौन से ऐसे अफ्रीकी देश हैं जहां पर बिहार के जैसा ही साइकिल योजना लागू किया जाएगा? तो यह है जाम्बिया और माली, याद रखना है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। ई ग्राम स्वराज दोस्तों एक पोर्टल है जिस पर पंचायती राज से संबंधित कार्य किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्मित यह पोर्टल है। इस पोर्टल पर 100% जो प्रखंड पंचायत विकास योजनाएं होती हैं, यानी पंचायत समिति की जो योजनाएं होती हैं, उसको प्रविष्ट करने वाला, ऑनलाइन अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य। देखिएगा, नॉर्थ इंडिया की बात की जा रही है, इसमें पहला स्थान आया है बिहार का।
तो ये भी अपने आप में एक काफी अच्छा चीज है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? और यह बोर्ड है दोस्तों संस्कृत बोर्ड। तो बिहार में जो संस्कृत बोर्ड है उसने यह फिक्स कर दिया है कि अब पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल किया जाएगा। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस ने किस दल का गठन किया है? ये है शक्ति दल। शक्ति दल किससे संबंधित है? महिला और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित, और यह पटना पुलिस द्वारा ये एक दल बनाया गया है जिसका नाम शक्ति दल रखा गया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया? तो ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार बिहार ने लागू किया। बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, आपको याद रखना है। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी? देखो, ई वोटिंग प्रक्रिया भी सबसे पहले भारत में लगा बिहार में, और बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला जो वोटर थी वो है विभा कुमारी, जो पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? ये आपको बताना है। यह है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जो कि सबौर भागलपुर में स्थित है। दोस्तों, बिहार में ध्यान और आध्यात्म केंद्र कहाँ बनने वाला है? यह बनेगा बोधगया में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, बोधि वृक्ष के नीचे। तो बोधगया जो कि गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और गया का जो नया नाम रख दिया गया है वो अब गया से गया जी कर दिया गया है। तो गया जी में बोधगया पड़ता है, और यहाँ पर बिहार में ध्यान और आध्यात्म केंद्र बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? यह किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बिहार के जैसा ही बच्चा बैंक खोला जाएगा। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? यह सिलौंजा बोधगया बिहार में किया जाएगा। जो विश्व के 7 अजूबे हैं वैसा ही यहाँ पर बनाया जाएगा, वैसा ही निर्माण किया जाएगा, बिल्कुल। और यह पर्यटन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होगा। पर्यटन के व्यू से देखिएगा तो काफी महत्वपूर्ण होगा। तो विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनकी प्रतिकृति कहाँ बनाई जाएगी? बोधगया में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का क्या नाम रखा गया है? शुभंकर, जिसको मैस्कट बोलते हैं, इसका नाम रखा गया है चांद। तो बिहार में यह पहला बार होने जा रहा है हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप। हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप, इसका शुभंकर जो है उसका नाम रखा गया है चांद। त्रिनिदाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिले से है? भेलुपुर गांव। और किस जिले का है यह गांव? बक्सर का। तो त्रिनिदाद और टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला सुशीला प्रसाद बिसेसर हैं, और यह बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली हैं। किस संगठन द्वारा मखाना को एचएस यानी कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? किस संगठन द्वारा मखाना को हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है, ये बताना है। यह जो संगठन है वह है विश्व सीमा शुल्क संगठन। विश्व सीमा शुल्क संगठन। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बिहार में। पहला कृषि निदेशालय जो कि डिजिटल होगा, यह बिहार में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के मढ़ौरा में 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जा रहा है? यह गिनी देश से निर्यात किया जा रहा है। यह बिहार के मढ़ौरा में, जो कि सारण जिले में पड़ता है, सारण जिले का एक अनुमंडल है, यहाँ पर मढ़ौरा में यह बना है। 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया, यानी किस देश को बेचा गया? एक तरह से ये कहिए एक्सपोर्ट किया गया गिनी देश को, और ये निर्मित कहाँ है? बिहार के मढ़ौरा में। अगला आप देखिएगा, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है बिहार सरकार। यानी कि बिहार राज्य जो है, यहाँ की सरकार ने जो राज्य में भ्रष्ट लोक सेवक होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है। आप देखिएगा, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजगीर जू सफारी बिहार। राजगीर जू सफारी बिहार।
अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर यह चौथा प्रजनन केंद्र है शेर के लिए, तो इससे पहले के 3 शेर प्रजनन केंद्र कहाँ-कहाँ पर हैं? तो आप याद रख सकते हैं, एक तो गिर वन है, गिर वन और गिर आपने सुना होगा जूनागढ़ गुजरात, तो यह गुजरात में है पहला, गुजरात। दूसरा आप देखेंगे दोस्तों जो शेर प्रजनन केंद्र है, वह है नाहरगढ़ जैविक उद्यान और यह है जयपुर में यानी कि राजस्थान। और तीसरा जो है यह है ओझर महाराष्ट्र में, ओझर नाम है शेर प्रजनन केंद्र का और है कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा आप देख सकते हैं राजगीर जू सफारी, यह बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यह है बिहार। जल निकायों का एटलस प्रकाशित किया गया है जिसमें जल निकाय कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? 35 गेंदों में। तो ध्यान रखिए 35 गेंदों में आईपीएल में शतक बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं ये वैभव सूर्यवंशी हैं और बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं? समस्तीपुर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को। तो यह लेटेस्ट है, माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास किया गया 8 अगस्त 2025। आगे देखिए 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क का कितना निर्धारण किया गया है? 100 रुपए। ये आपने भी देखा होगा, इसकी घोषणा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। और इससे पहले आपने देखा होगा कि ठीक पहले 15 अगस्त से ठीक पहले जो बिहार एसएससी है यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसके द्वारा सीजीएल 4 की वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की 1064 पद थे और योजना सहायक के पद थे और भी अलग अलग कई सारे पद उसमें जोड़े गए हैं। और इसमें जो फी थी वो 100 रुपए से ऊपर थी, लेकिन जैसे यह घोषणा किया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा उसके बाद इसको कैंसिल किया गया यानी कि इसका डेट चेंज किया गया, इस जो नोटिफिकेशन है उसको तत्काल रोक दिया गया और फिर पिछले 1-2 दिनों में ये फिर से जारी किया गया है जिसमें आप देखेंगे कि अब जो परीक्षा शुल्क है वो चेंज करके 100 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ का जो वैकेंसी आया है उसमें भी 100 रुपए ही है सभी कैटेगरी के लिए। तो ये जो 100 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारण किया गया है यह बिहार सरकार द्वारा किया गया है, ये याद रखना है। स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? 10 लाख। पहले स्टूडेंट जो क्रेडिट कार्ड होता था या स्टूडेंट कार्ड होता था इसमें 4 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता था स्टूडेंट को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? 10 लाख। प्रशासनिक स्वीकृति का मतलब है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो भी विकास से संबंधित कार्य किए जाते थे उसमें मनरेगा जो विभाग होता है उसके द्वारा भी कार्य किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले प्रशासनिक स्वीकृति लेना होता है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन करवाना होता है और उसके लिए पहले माननीय मुखिया जी के पास 5 लाख तक का अधिकार था, मैक्सिमम 5 लाख तक की मनरेगा द्वारा योजना किया जा सकता था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है बिहार का? यह है अररिया, यानी यहाँ सबसे अधिक आपदा आने के चांसेस रहते हैं, ये याद रखना है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला जाएगा? तेल्हारा बाजार नालंदा में। तो जीविका दीदी हाट पहला जो बिहार में खोला जाएगा वो नालंदा में तेल्हारा बाजार खोला जाएगा। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया पटना में। ठोस कचरा प्रबंधन ये याद रखिएगा, बनेगा बैरिया पटना में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? यह 23 अगस्त को मनाया जाएगा, याद रखिएगा 23 अगस्त को किनकी जयंती मनाई जाएगी? उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी पर एक उप डाकघर खोला जाएगा। बिहार सरकार ने महिलाओं की
को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? पिंक बस सेवा, जो केवल महिलाओं के लिए होगा। तो महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा किया गया है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। अंतरिक्ष यान सम्मेलन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क, जिसका नाम है मां मुंडेश्वरी इको पार्क, यह तैयार किया गया है कहां पर? यह किस जिले में? कैमूर में। ध्यान रखिएगा, कैमूर में मां मुंडेश्वरी इको पार्क, जो बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क है, इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच जो 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, यह बिहार के कितने जिलों से होकर के गुजरेगी? यह बिहार के कुल 6 जिलों से होकर के गुजरेगी। जो 6 लेन की रोड है या फिर एक्सप्रेसवे है, और यह किस किस जिले से होकर गुजरेगी? वैशाली से, समस्तीपुर से, दरभंगा से, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। तो ये 6 जिले हैं जहां से होकर के यह गुजरेगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? 3, जिसमें से एक सारण जिला है, फिर एक भागलपुर और एक राजगीर। तो 3 जिले जहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी गई है, और यह तीनों जिला है सारण, भागलपुर और राजगीर। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जाएगा? गया जी जिला। गया पुराना नाम था, नया नाम गया जी कर दिया गया है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनेगा? लखीसराय में। दूसरा संग्रहालय है सबसे बड़ा बिहार का, और पहला जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वह है पटना में। याद रखना है, पहला कहाँ पर है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? यह है लॉन बॉल्स महिला टीम। लॉन बॉल्स महिला टीम, जो कि एक अकेला स्वर्ण पदक जीत करके लाने वाली टीम है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में, जो बिहार से बिलोंग करती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में सुमित्रा रानी साहा को पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज, भागलपुर। तो पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा है? सुल्तानगंज सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? राजगीर में। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? गंडक नदी के समीप गोपालगंज जिले में। गंडक नदी के समीप किस जिले में? गोपालगंज जिले में। और यह है बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य। और ऐसे ही डायनासोर पार्क जो पहला बनेगा वो राजगीर में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? जमुई। जमुई में बनाया जा रहा है पहला हाथी कॉरिडोर। 5वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया? यह दिया गया अजना पैक्स समस्तीपुर जिला। अजना पैक्स समस्तीपुर जिला, इनको क्या मिला? पहला ई पैक्स 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र, जो कि सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? मोकामा, पटना में। कहाँ? मोकामा, पटना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया बिहटा, पटना में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? भागलपुर, बिहार। तो पहला बम्बू टिश्यू कल्चर, बम्बू बोलते हैं बांस को, तो इससे संबंधित जो टिश्यू कल्चरल लैब की शुरुआत की गई, यह भागलपुर जिले बिहार में की गई। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? फिल्म की पढ़ाई सबसे पहले आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? यह किया है बिहार ने। बिहार में सभी वैकेंसी जो आती हैं, रिक्रूटमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 35% आरक्षण महिलाओं को दी जाती है। बिहार के फूलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? 11 अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। हर एक फूल का एक यूनिक आईडी होगा 11 अंक का। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे
जो कि 440 मीटर लंबा होगा, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। ये दोनों पटना जंक्शन के आसपास के इलाके हैं। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या रखा गया है? बिहार ग्रामीण बैंक सीधा सीधा नाम रख दिया गया है। पहले उत्तर ग्रामीण बैंक अलग होता था और दक्षिण ग्रामीण बैंक अलग होता था, लेकिन अभी दोनों को मर्ज करके केवल बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसका क्या नाम दिया गया है? नारायणी गंगा कॉरिडोर। नारायणी गंगा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ेगा? आरा को बगहा से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो यह भागलपुर और मुंगेर में बनेगा, दोनों में ही, भागलपुर और मुंगेर में। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। किसने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। क्या किया? बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में 29 जुलाई 2025 को किया गया। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? यह 29 मई को ही किया गया, 29 मई 2025 को। ध्यान रखिए, यह पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल के उद्घाटन की बात की गई थी। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, जिसको स्मृति स्तूप का भी नाम दिया गया है? यह वैशाली में बनाया गया है और इसका उद्घाटन 29 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना है? केबल सस्पेंशन यानी केवल केबल से लटके हुए, बंधे हुए, यह पुनपुन नदी पटना में बनाया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी पर, पटना में। केबल सस्पेंशन का मतलब ये झूला टाइप का होगा, जैसे लक्ष्मण झूला आपने ऋषिकेश में सुना होगा, उत्तराखंड में स्थित है, उसी टाइप का यह है। इसमें नीचे से कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, ऊपर से बस यह केबल की मदद से बनने वाला पहला सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि पुनपुन नदी पर पटना में बनाया जा रहा है। इंद्रपुरी जलाशय, जिसका पूर्व नाम कदवन जलाशय था, यह किस नदी पर बनाया जा रहा है? उत्तर होगा सोन नदी रोहतास। सोन नदी रोहतास। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि 24-25 में रिपोर्ट पिछले साल का ही दिया जाएगा, 23-24 वाला। तो इसके अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना रहा? यह रहा 9.2%। 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी विदुपुर वैशाली में। कहाँ? विदुपुर वैशाली। बिहार का पहला, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबन जलाशय। याद रखना है आपको, यह बिहार शरीफ में है, नालंदा में, न कि मधुबनी में। नाम जिस प्रकार है मधुबन जलाशय, तो लगेगा कि मधुबनी जिले में है, लेकिन यह बिहार शरीफ नालंदा जिले में है। याद रखिए, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में ये बनाया जा रहा है, इस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन, मधुबन जलाशय कहाँ स्थित है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में निर्मित किया गया, यह कौन सा गांव है जो बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित हुआ? उत्तर है धनरई, गांव का नाम है, जिला है जहानाबाद। तो जहानाबाद जिले का गांव है धनरई, जो कि बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि 10 मेगावाट पावर वाला है, यह कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यह फुलवरिया जलाशय में बनाया जा रहा है, नवादा। अगला सवाल है, दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? यह है 1.6 मेगावाट क्षमता का, और जो सबसे बड़ा है बिहार का वो है 10 मेगावाट क्षमता का, जो कि कहाँ बनेगा? फुलवरिया जलाशय, नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है?
अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन होगा सहरसा। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? यह है दरभंगा जिला। दरभंगा जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई। ठीक है दोस्तों, सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? यह है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। है दोस्तों, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? 125 यूनिट। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता, ध्यान दीजिएगा, घरेलू उपभोक्ता को कितना यूनिट प्रति माह फ्री बिजली मिलेगा? 125 यूनिट। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? यह है 45 वर्ष। युवा आयोग की जो स्थापना होगी उसमें जो सदस्य शामिल होंगे उनकी अधिकतम आयु जो होगी वो 45 वर्ष निर्धारित की गई है। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को 400 रुपए से प्रति माह बढ़ाकर कितना कर दिया? यह किया गया 1100 रुपए प्रति माह। और ये घोषणा भी 15 अगस्त के आसपास की गई थी। पहले जो वृद्धा पेंशन मिलता था वो, या वृद्धजन पेंशन आप कह सकते हैं, वह पहले 400 रुपए पर मंथ मिलता था, लेकिन अब यह 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर जो कि कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक पटना में बनाया जा रहा है, इसकी लागत कितनी है? यह है 422 करोड़ रुपए। कारगिल चौक जो कि गांधी मैदान पटना में स्थित है, वहां से एनआईटी मोड़ तक यह बनाया गया है। और केवल इतने फ्लाईओवर बनाने में, चूंकि वहां पर हमेशा आप देखेंगे कि जाम की स्थिति बनी रहती थी और यातायात काफी प्रभावित होता था, तो इसलिए वहां पर डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया और इसकी जो लागत है वो 422 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल जो बना है कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक, इसकी लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर की यह लंबाई है। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया? यह खेल है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार दिवस 2025 का थीम क्या था? आंसर है उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। याद रखना है 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को बिहार की स्थापना हुई थी। और इस बार यानी इस वर्ष 2025 में इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। 22 मार्च 1912 को बिहार को राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2025 में जो बिहार दिवस मनाया गया ये कौन सा दिवस था? यानी कि 100वां था, 110वां था, या फिर 105वां, या फिर जो भी इसका नंबर हो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मैथिली मृणालिनी। तो यह पहली महिला है जो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। तो यह किया गया था पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जो शताब्दी समारोह रखा गया था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति जी को बुलाया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? यह है 8% पर। और क्षेत्रफल कितना है? 7532.45 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखना है, चूंकि लास्ट जो रिपोर्ट है वन स्थिति का वह 2023 का ही है, तो इसके अनुसार ही डेटा आपको याद रखना है। 2023 का जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसके अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% हिस्सा ऐसा है जो वन आच्छादित है, जहां पर वन है।
तो काफी कम है, यह देखा जाए तो 8% बहुत कम है। नियमतः लगभग 33% हिस्सा जो है वह वन आच्छादित होना चाहिए था। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए? यह किया गया शिक्षा विभाग को। कितना रुपया आवंटित किया गया किस किस विभाग को, ये सारी चीजें हम बिहार के बजट 2025-26 जब पढ़ेंगे उसमें हम ये चर्चा करेंगे। आज हम पहले टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मिक्स होगा और सभी चीजों से मिला होगा करंट अफेयर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के 10 शीर्ष शहरों में चुना गया? आरा नगर निगम को। एक पेड़ मां के नाम अभियान बिहार में चलाया गया था और इसमें आरा नगर निगम को भारत के टॉप 10 सिटीज में शामिल किया गया है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के कौन से जिले को पहला स्थान मिला है? यह है बेगूसराय। जो भारत के 112 आकांक्षी जिले हैं उनमें बिहार का पहला जिला या बिहार का कौन सा जिला है वो पहला स्थान लाया है? वह है बेगूसराय जिला। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? मधुबन नगर पंचायत, जो कि पूर्वी चंपारण का है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन विपाट गया में किसने किया? नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन किया, कहाँ? विपाट गया में। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? गेहूंअनवा नदी कैमूर, गेहूंअनवा नदी कैमूर। और यह पहली नदी बनी है बिहार की जहां गाद सफाई की गई है। गाद किसको बोलते हैं? जो गंदगी उसमें जमा रहता है, नीचे बैठ गया रहता है नदी में, उसको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? खुशी यादव भागलपुर की रहने वाली हैं, तो इन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में। अगला सवाल है, भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता का है? पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? पहले ये याद रखिए, भागलपुर जिले में। और इसका क्षमता कितना है? 2400 मेगावाट, जो कि 800 का 3 यहाँ पर बैठेगा, तो टोटल हो जाता है 2400 मेगावाट। और तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा का पावर प्लांट लगा है उसका जो मैक्सिमम क्षमता था वो 10 मेगावाट का, आपको याद होगा। उड़ान स्कीम, और यह था कहां पर? नालंदा बोल रहा हूं, नवादा जिले के फुलवरिया में। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा। तो उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन रहा? दरभंगा। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? यह किया जा रहा है मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र, याद रखिए, मुजफ्फरपुर जिले में इसका स्थापन किया जा रहा है। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है? रामचक बैरिया पटना, ये हमने पहले भी देखा। तो देखो, ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर यह बनाया जा रहा है बैरिया पटना में। और अगर कचरा निपटान संयंत्र की बात करें तो यह मुजफ्फरपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? राजगीर में। जरासंघ स्मारक पार्क, यह राजगीर में इसका उद्घाटन हुआ, यानी कि राजगीर में स्थित है। तो सीधे तौर पर अगर जरासंघ स्मारक पार्क का पूछा जाए कि यह कहाँ स्थित है तो राजगीर में। नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? नालंदा। नौ नालंदा महाविहार राजगीर में यह भी हुआ है। नौ नालंदा महाविहार राजगीर। 100वां क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। 100वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। तो टॉप 100 क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं दोस्तों। अब आ चुके हैं हम बिहार के नवीनतम आंकड़ों पर, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर लिए गए हैं, यानी जो इकोनॉमिक सर्वे
2024-2025 लिया गया है बिहार का, उससे यहाँ पर सारे डाटा लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है दोस्तों। और ये डेटा हम बिल्कुल लेटेस्ट लेकर के आ रहे हैं, तो आप कंप्लीट देखिए और ध्यान से समझिए। आई होप कि ये पूरी चीज़ें आप देखेंगे और समझेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आप देखिएगा वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन रहा। सबसे अधिक वर्षा हुआ दोस्तों किशनगंज में 2047.3 mm। तो डेटा आपसे शायद नहीं पूछे, लेकिन नाम पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला वर्तमान में कौन है। भारत बोल रहा हूं, बिहार का। तो किशनगंज यहाँ सबसे अधिक वर्षा हुआ। इसके बाद दूसरा जो सबसे अधिक वर्षा हुआ वह अररिया में और तीसरा है पूर्णिया। फिर सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ, सबसे कम वर्षा में है अरवल, ये सबसे कम है। उससे ठीक ऊपर है जहानाबाद और उसके ठीक ऊपर है भोजपुर। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला रहा किशनगंज और सबसे कम वर्षा वाला जिला रहा अरवल। फिर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सर्वाधिक 2023-22-23 में किसकी रही, पटना की। और सबसे कम किसकी रही 2022-23 के अनुसार ही शिवहर की। तो सबसे अधिक जीएसडीपी यानी कि जैसे जीडीपी होता है केंद्र सरकार के लिए, वैसे जीएसडीपी हो गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और यह पटना में सबसे अधिक था और शिवहर में सबसे कम था। फिर बात करें एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन है सितंबर 2024 तक। एनएच यानी कि नेशनल हाईवे की सबसे अधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है, पटना में सबसे अधिक लंबाई है नेशनल हाईवे की, उसके बाद मधुबनी में और उसके बाद मुजफ्फरपुर में। और ऐसे ही अगर सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले पूछे जाएं नेशनल हाईवे की, तो शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। तो शिवहर में सबसे कम लंबाई है नेशनल हाईवे का 22 किलोमीटर का, और सबसे अधिक लंबाई है पटना में 506 किलोमीटर का। फिर बात करते हैं स्टेट हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले 2024 के सितंबर तक। तो इसमें गया सबसे पहले स्थान पर आता है, 210 किलोमीटर का स्टेट हाईवे है यहाँ। दूसरा दरभंगा है और तीसरा रोहतास। और सबसे कम लंबाई स्टेट हाईवे में भी शिवहर की है, जहां केवल और केवल 12 किलोमीटर स्टेट हाईवे की लंबाई है। फिर अब बात करते हैं 2023-24 में सबसे अधिक बिजली खपत करने वाला जिला कौन रहा। तो सबसे ज्यादा बिजली का उपभोग करने वाला जिला है पटना, उसके बाद गया, फिर मुजफ्फरपुर। और सबसे कम में फिर से शिवहर है, जहां सबसे कम बिजली की खपत की गई है, फिर अरवल और शेखपुरा। अब बात करते हैं चावल उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन रहे बिहार के। तो सबसे अधिक चावल उत्पादन में स्थान है रोहतास का, जहां 900.6 हजार टन चावल का उत्पादन किया गया। और दूसरा स्थान है औरंगाबाद और तीसरा कैमूर का। और चावल उत्पादकता में सबसे कम, एक मिनट रुकिए, चावल के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले और चावल के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले रोहतास, बक्सर और लखीसराय। तो दोनों में रोहतास चूंकि आगे है इसलिए ये याद रखिएगा, ठीक है। रोहतास चावल उत्पादन में 1 नंबर स्थान पर है। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि एक जगह उत्पादन लिखा है, एक जगह उत्पादकता लिखा है, दोनों में थोड़ा सा का ही अंतर है। उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, और उत्पादकता का मतलब हुआ वही कि उसका कितना, जो उत्पादन किया गया उसमें जो चीजें इस्तेमाल की गई, चाहे जो मशीन हो या फिर मजदूर हो, उनका कितना कुशलता से इस्तेमाल किया गया। तो दोनों ही कंडीशन में रोहतास सबसे आगे है। और अब देखिए गेहूं की बात करें कि गेहूं उत्पादन में 3 जिले यानी कि 23-24 में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ, इसमें भी रोहतास आगे है। लेकिन अब अगर उत्पादकता के आधार पर देखा जाए, यानी कि उत्पादकता किसकी अच्छी रही, जैसे कि कम जगह में ज्यादा उत्पादन करना या कम मजदूरों में ज्यादा उत्पादन करना, तो उत्पादकता के हिसाब से सबसे अधिक जो उत्पादकता रहा वो बेगूसराय का। यानी कि जैसे आप देखिए दोनों में, यहां से आप क्लियरली समझ पाएंगे एक चीज, उत्पादन और उत्पादकता में। जैसे आप देखिए उत्पादकता जो है ये किसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि बेगूसराय में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक रही, तो इसको हेक्टेयर के रेस्पेक्ट में लिखा गया है कि 4012 किग्रा प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 4 क्विंटल मैं बोल रहा हूँ 4012 केजी गेहूं का उत्पादन किया गया है। लेकिन यही आप देखेंगे सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ हुआ, तो रोहतास में हुआ 716.2 हजार टन।
इसका मतलब ये हुआ कि देखो, रोहतास के बदले, रोहतास में भले ही गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक है, लेकिन गेहूं का उत्पादकता बेगूसराय में अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेगूसराय में यदि 4012 केजी 1 हेक्टेयर में उत्पादन हुआ, तो बाकी के जितने भी जिले हैं बिहार के, चाहे रोहतास ही क्यों ना हो, इसके 1 हेक्टेयर जमीन पर 4012 केजी से कम गेहूं का उत्पादन हुआ होगा। तो उत्पादकता एक्चुअली में रेशियो है, एक तरह से आप समझिए। जैसे हमने चावल में भी देखा था कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास में हुआ, जो कि 900.6 हजार टन है, लेकिन 1 हेक्टेयर में कितना केजी चावल का उत्पादन हुआ, वह उसका उत्पादकता है। यानी हर एक हेक्टेयर में 4649 केजी चावल का उत्पादन हुआ। और अगर इससे यानी 1 हेक्टेयर में 4649 से अधिक किसी जिले में उत्पादन हुआ रहता चावल का, तो उत्पादकता के हिसाब से वह आगे चला जाता चावल में भी। तो आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे। जैसे अगर हम मक्का की बात करें, तो उत्पादन में पहला स्थान है पूर्णिया का, क्योंकि यहाँ पर 1144.9 हजार टन मक्का का उत्पादन हुआ है 23-24 में। लेकिन उत्पादकता के हिसाब से आप देखिएगा किशनगंज आगे है, क्योंकि यहाँ 1 हेक्टेयर में 9222 केजी मक्का का उत्पादन हुआ है, जबकि पूर्णिया में निश्चित तौर पर 1 हेक्टेयर में 9222 से कम केजी हेक्टेयर का उत्पादन हुआ होगा। अब आप पूछेंगे कि अगर कम वहां उत्पादन हो रहा है तो वो टॉप पर क्यों है? क्योंकि इसके पास जमीन ज्यादा होगा और अधिक भूमि पर खेती किया होगा, और किशनगंज में भूमि उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी अधिक कुशलता से भूमि में या अधिक अच्छा उपज यहाँ पर हुआ, इसलिए इसका उत्पादकता ज्यादा है, क्योंकि पर हेक्टेयर यहाँ पर गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो अधिक है। अब आते हैं दलहन में बात करते हैं। दाल उत्पादन में सबसे अधिक पटना का स्थान है, फिर दरभंगा और औरंगाबाद, और ऐसे ही उत्पादकता के आधार पर पूर्वी चंपारण सबसे आगे है, क्योंकि 1450 केजी पर हेक्टेयर दाल का उत्पादन किया गया है 2023-24 में। फिर गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है पश्चिमी चंपारण, यानी कि बिहार में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। अब उत्पादकता के हिसाब से देखिएगा कि सबसे अधिक यानी कि सबसे अच्छी फसल कहां पर रही, अगर एक तरह से आप समझे गन्ना की, तो यह रही कहां पर? बेगूसराय में। आई होप कि अब उत्पादकता और उत्पादन में अंतर आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ? रोहतास में। और आम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ? दरभंगा में 2023-24। केला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ? भागलपुर में। लीची का सबसे अधिक उत्पादन हमेशा ही मुजफ्फरपुर रहता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन पटना में। प्याज का सबसे अधिक उत्पादन नालंदा में। और बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन नालंदा में। और मछली का सबसे अधिक उत्पादन मधुबनी में। और मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। अब हम नवीनतम आंकड़े देख चुके हैं दोस्तों। अब हम आएंगे बिहार के प्रमुख जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए निश्चित तौर पर आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। और यह जो क्लास कर रहे हैं हम दोस्तों, इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम जो कि द जीएस सॉल्वर का ग्रुप है टेलीग्राम, वहां पर आपको मिलेगा। और टेलीग्राम का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया रहता है, आप वहां जा करके उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों, अब बिहार के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में ये हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार के 42वें राज्यपाल हैं। फिर बात करें मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, दो लोग हैं यहाँ उप मुख्यमंत्री। फिर बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, ये हैं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली, जो कि 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। आजादी के बाद ये 17वें अध्यक्ष हैं विधानसभा के। फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र नारायण यादव। और फिर नेता प्रतिपक्ष, देखो विधानसभा और विधान परिषद तीनों में ही 3 चीजें आपको याद रखनी होगी। एक तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, यानी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो कौन है?
तो आप देखिएगा नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव विधानसभा में। अब हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह जो कि 13वें हैं सभापति। फिर उपसभापति देखिए अध्यक्ष होता है विधानसभा में और सभापति होते हैं विधान परिषद में। और यही लोकसभा और राज्यसभा में भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। वहां भी आप देखिएगा कि अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में जबकि सभापति होते हैं राज्यसभा में। तो विधान परिषद के उपसभापति हैं डॉक्टर राम वचन राय और नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी। फिर बात करते हैं मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव जो बिहार के हैं, मुख्य सचिव जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, चीफ सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं हम स्टेट का, तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं प्रत्यय अमृत। लेकिन ये 1 सितंबर 2025 से चार्ज में आएंगे यानी कि चार्ज लेंगे चीफ सेक्रेटरी का। और वर्तमान समय में यानी कि अभी के टाइम में अगर देखिएगा तो 31 अगस्त 2025 तक हैं श्री अमृतलाल मीणा जी। अमृतलाल मीणा, तो अमृतलाल मीणा जी जो हैं ये 31 अगस्त 2025 को रिटायर हो रहे हैं। इनके रिटायरमेंट के बाद 1 अगस्त से प्रत्यय अमृत जी जो कि आईएएस रहे हैं 1991 बैच के शायद ये आईएएस हैं, तो इनको अब चार्ज मिलने वाला है। तो 1 सितंबर 2025 से जो मुख्य सचिव होंगे बिहार के वो प्रत्यय अमृत होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मुझे याद है 64वीं बीपीएससी में ऐसे ही उस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए थे और जब क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई के गवर्नर कौन है तो उस टाइम तक चेंज हो चुके थे। पिछले 1-2 दिनों में एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही चेंज हुए थे ऐसे ही, या 1 हफ्ते पहले चेंज हुए होंगे और उनका नाम ऑप्शन में नहीं था। लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता था उस समय, ऑप्शन ई। तो हुआ क्या, जो सही थे उस समय रघुराम राजन थे शायद उस टाइम पर, मुझे जितना याद है, और शक्तिकांत दास या कोई और करके आए हुए थे उनके बाद। तो रघुराम राजन को जितने लोगों ने टिक किया उनको गलत मान लिया आयोग ने और सही उत्तर दिया गया किसको, इनमें से कोई नहीं। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो सही उस समय बने थे नए नए, भले ही क्वेश्चन 6 महीने पहले या 2 महीने पहले सेट हो गया हो और उस समय में रघुराम राजन ही रहे हो। जैसे मान लो अब यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए बिहार के मुख्य सचिव कौन है, और मान लो सितंबर में एग्जाम है 10 सितंबर या 13 सितंबर को, तो आप देखेंगे कि ये एग्जाम मान के चलो जुलाई में अगर पेपर सेट हुआ है तो सेट करने वाला तो जुलाई तक ही समझ के चलेगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि ठीक है बताओ बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है और अमृतलाल मीणा भी हैं, तो जो लोग अमृतलाल मीणा पर टिक करेंगे निश्चित तौर पर गलत हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तब ये चीफ सेक्रेटरी अगर नहीं है तो नहीं है। इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन है तो इनमें से कोई नहीं चूज करो, और अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, हर एक ऑप्शन में किसी ना किसी का नाम है और प्रत्यय अमृत जी का भी नाम नहीं है, केवल अमृतलाल मीणा का नाम है, तब आपको अमृतलाल मीणा का ऑप्शन टिक करना है, ये याद रखिए। तो 1 सितंबर 2025 से मुख्य सचिव जो बिहार के होंगे वो प्रत्यय अमृत जी होंगे और इससे पहले जो थे वो अमृतलाल मीणा जी थे जो 31 अगस्त 2025 को रिटायर हो जाएंगे। अब देखिएगा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, ये बिहार के मुख्य सचिव हुए स्टेट के, और मुख्यमंत्री के भी अपने प्रधान सचिव होते हैं, और वैसे भी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टेट में हर एक डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और सभी डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके ऊपर आ गए स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जो कि अब प्रत्यय अमृत बनने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। फिर महाधिवक्ता बिहार के हैं पीके शाही। आई होप कि ये बातें आप याद रखेंगे। पुलिस महानिदेशक जिनको डीजीपी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हैं विनय कुमार बिहार के डीजीपी। फिर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण। और फिर सीधे इंपॉर्टेंट आते हैं लेखा परीक्षा पर, प्रधान महालेखाकार जो बिहार के हैं ये हैं डॉक्टर संदीप रॉय, और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई। अब बात करें बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अनंत मनोहर बदर, और बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा जी हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह हैं, और ऐसे ही आप देखेंगे बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नवीन कुमार आर्या।
और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा, प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। तो देखिए, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले जो कुलपति बने हैं वो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा, और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति बने हैं ये हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कांत वर्मा। तो प्रोफेसर लगा होगा इंजीनियरिंग में और डॉक्टर लगा है किसमें? स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके नाम में। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? भाई वीरेंद्र। किसके? बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? भाई वीरेंद्र। फिर देखिएगा, बिहार विधानसभा के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं श्री ताराकिशोर सिंह। रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष हैं श्री मनोज दुबे, जो आरा से हैं। फिर बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमरदीप। और बिहार फाउंडेशन प्रबंध निदेशक जो हैं ये प्रदीप कुमार हैं। अब सीधे मैं इनमें जो इंपॉर्टेंट दिखता है उसकी बात करूंगा। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर बिहार महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच जो हैं वो हरेंद्र सिंह सारण जिले से हैं, यानी छपरा से। फिर आप देखेंगे बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी। और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष पीके अग्रवाल जी हैं। और खाद्य जो राज्य खाद्य आयोग होता है उसके अध्यक्ष हैं प्रहलाद कुमार सरकार। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं सलीम परवेज। और राज्य सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह। और ऐसे ही राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र कुमार गढ़वाल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार राज्य वित्त आयोग जो कि 7वां वित्त का गठन किया जा रहा है, इससे पहले 6ठा वित्त आयोग चल रहा था। और जैसे केंद्र में 15वीं वित्त चल रहा था, अब 16वीं वित्त आने वाला है, वैसे ही राज्य में 6th वित्त चल रहा था, अभी 7th आने वाला है। तो 7वें वित्त के जो अध्यक्ष हैं ये अशोक चौधरी ऋषि जी हैं। और बिहार महादलित आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज कुमार ऋषि। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग के, देखिए यहाँ अनुसूचित जनजाति था जिसके शैलेंद्र कुमार गढ़वाल थे। और अगर अनुसूचित जाति रहे तो यहाँ धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान जी हैं। और मछुआरा आयोग के अध्यक्ष हैं ललन कुमार। और ऐसे ही नालंदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं अरविंद पनगढ़िया हैं। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, 71वीं बीपीएससी एईडीओ एग्जाम, बिहार एसएससी सीजीएल 4 एग्जाम जैसे सभी जो आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत से ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है यह, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक चीजें भी हम देख रहे हैं, जैसे किस फसल के उत्पादन में कौन सा जिला आगे है और कौन सा जिला अंतिम पोजीशन पर आता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया और आगे इससे भी और अच्छी अच्छी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करना भी बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल हम देखने वाले हैं। और यह जो मंत्रिमंडल है दोस्तों, यह 25 अगस्त 2025 तक अपडेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से विभाग के जो मंत्री हैं वो कौन है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, कि इनके पास कौन कौन सा विभाग है, यानी कि किस किस विभाग के यह मंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री हैं, और निगरानी विभाग के, निर्वाचन विभाग के, गृह मंत्रालय के और मंत्रिमंडल सचिवालय के, यानी कि टोटल 5 विभाग, 5 डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। अब उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी हैं, इनके पास कौन कौन सा विभाग है? वित्त विभाग। आपने देखा होगा जो बजट था 2025-26 का इन्होंने ही पेश किया। तो ये वित्त विभाग के चूंकि मंत्री हैं इसलिए वित्त विभाग के जो भी वित्त मंत्री होते हैं वही बजट प्रस्तुत करते हैं। तो सम्राट चौधरी इस समय उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त विभाग के भी मंत्री हैं, तो इन्होंने बजट पेश किया था। और वाणिज्य कर मंत्रालय के भी यही मंत्री हैं सम्राट चौधरी। फिर विजय कुमार सिन्हा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास है कृषि मंत्रालय, साथ ही साथ खान और भूतत्व मंत्रालय। श्री विजय कुमार चौधरी, इनके पास है जल संसाधन और संसदीय कार्य, यानी कि दोनों ही विभाग के मंत्री जो हैं वो विजय कुमार चौधरी हैं। फिर प्रेम कुमार जो हैं ये सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। श्री हरि सहनी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं श्री हरि सहनी। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्रालय
जो है या ग्रामीण विकास विभाग जो है, इसके मंत्री जो हैं वो श्री श्रवण कुमार हैं। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं श्री संतोष कुमार सुमन। अब बात करते हैं ऊर्जा और योजना एवं विकास मंत्रालय के कौन है मंत्री। ये हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव। पशु एवं मत्स्य संसाधन, देखो ये चीजें जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं ये आपको खुद से भी याद करना पड़ेगा और इसके लिए आपको क्लास की पीडीएफ की आवश्यकता होगी और क्लास की पीडीएफ जो है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करेंगे द जीएस सॉल्वर पे, वहां से आप डाउनलोड करके इसको रट जाना है, बिल्कुल याद कर जाना है। तो श्रीमती रेणु देवी हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की मंत्री। आगे देखिए दोस्तों, पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय जो है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, इसके जो मंत्री हैं वो हैं श्री सुनील कुमार। स्वास्थ्य एवं विधि मंत्रालय के मंत्री हैं श्री मंगल पांडे। फिर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जिसको पीएचईडी बोला जाता है, तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जो मंत्री हैं वो हैं श्री नीरज कुमार सिंह। ग्रामीण कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं श्री अशोक चौधरी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह। समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री मदन सहनी जी हैं। उद्योग मंत्रालय के श्री नीतीश मिश्रा। पथ निर्माण के श्री नितिन नवीन। पथ निर्माण के कौन है? श्री नितिन नवीन। राजस्व एवं भूमि सुधार बहुत ही चर्चा में रहने वाला यह विभाग है क्योंकि अभी इनके तरफ से महाअभियान चलाया जा रहा है बिहार में। महाअभियान जिसके तहत आप देखेंगे कि जितने भी पुराने या नए जमीन के जो मालिक हैं, एक तरह से समझिए, उनका जमाबंदी डोर टू डोर जाकर वितरण किया जा रहा है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं यह हैं श्री संजय सरावगी जी। सूचना एवं जनसंपर्क जो मंत्रालय है इसके मंत्री हैं महेश्वर हजारी जी। परिवहन मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, यह भी ट्रांसपोर्टेशन का सारा कार्य देखना इनका काम है। तो परिवहन मंत्रालय की मंत्री हैं श्रीमती शीला कुमारी। शिक्षा मंत्रालय श्री सुनील कुमार इसके मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय की आपको याद रखना है कि 2025-26 का जो बजट है इसमें सबसे अधिक जो आवंटन दिया गया है यानी कि सरकारी राशि जो दिया गया है वह शिक्षा मंत्रालय को ही दिया गया है, यानी शिक्षा पर सबसे अधिक 25-26 में बिहार सरकार खर्च करने वाली है। फिर देखिएगा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं श्री जनक राम हैं। गन्ना उद्योग के जो मंत्री हैं श्री कृष्ण नंदन पासवान। और भवन निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं वह हैं श्री जयंत राज। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री मोहम्मद जमा खान। मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री हैं श्री रत्नेश सदा। पंचायती राज यह भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय है क्योंकि गांवों का विकास और ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे भी जो विकास कार्य करते हैं वो पंचायती राज के प्रतिनिधि और पदाधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। जो अलग अलग त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं हैं जैसे जिला परिषद जिला लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति और फिर ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत होता है और इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगर आप पढ़े होंगे पंचायती राज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बीपीएससी भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछ चुकी है और बीपीएससी का पंचायती राज जो है यह एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो पंचायती राज मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो केसाद प्रसाद गुप्ता हैं। इससे पहले मुरारी प्रसाद गौतम थे और उनसे पहले थे अभी जो वित्त मंत्री हैं आपके और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो थे 2022 के टाइम पर। वर्तमान में श्री केदार प्रसाद गुप्ता हैं, याद रखना है आपको। खेल विभाग के हैं श्री सुरेंद्र मेहता। श्रम संसाधन विभाग के श्री संतोष कुमार सिंह। सूचना एवं प्रौद्योगिकी ये हैं कृष्ण कुमार मंटू जी। और कला संस्कृति एवं युवा मंत्रालय के मंत्री हैं श्री मोतीलाल प्रसाद। नगर विकास एवं आवास मंत्रालय के श्री जीवेश कुमार। आपदा प्रबंधन के हैं श्री विजय कुमार मंडल। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साथ में तकनीकी शिक्षा दोनों के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं श्री सुमित कुमार सिंह। पर्यटन विभाग यानी टूरिज्म से संबंधित जो विभाग है उसके मंत्री हैं श्री राजू कुमार सिंह। आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो 2024-25 में बिहार के प्रमुख व्यक्ति जिनके निधन हो गए 2024-25 में, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इत्मीनान से देखिए। सबसे पहले आते हैं यहाँ सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। सत्यपाल मलिक जो हैं
ये बिहार के राज्यपाल थे, 27वें राज्यपाल। 2017-18 के दौरान ये बिहार के 27वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। हाल ही में यानी इसी महीने में 5 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के ये राज्यपाल रह चुके हैं। तो कुल 4 राज्यों में ये राज्यपाल के रूप में अपने सेवा दे चुके थे, जिनमें बिहार एक था और 27वें राज्यपाल ये थे। और ये बिहार से यानी कि बिहार के ही व्यक्ति हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि टॉपिक ही है बिहार के प्रमुख व्यक्तियों का निधन। अनुच्छेद 370 हटने के वक्त ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 370 अनुच्छेद जो 2019 में हटाया गया था, उस समय ये बिहार से हटके और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बन चुके थे। अब बात करते हैं आशीष चटर्जी की। इनकी भी मृत्यु 2024-25 में हुई और ये प्रसिद्ध सितार वादक थे जो कि बिहार के निवासी थे। अब बात करेंगे कामेश्वर चौपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसमें पहले ईंट रखने वाले व्यक्ति थे ये, यानी राम मंदिर के निर्माण में जो पहला ईंट रखा गया वह कामेश्वर जी द्वारा रखा गया था। और कामेश्वर चौपाल जो हैं, ये बिहार के सुपौल जिले के कमरैल गांव के रहने वाले थे। 2002 से 2014 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला सवाल है, सॉरी सवाल नहीं है, अगला जो व्यक्ति हैं अगले अपने, वो है आचार्य किशोर कुणाल। 29 दिसंबर 2024 को 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। बरूराज के कोठिया गांव मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। पटना महावीर मंदिर न्यास के पूर्व सचिव तथा बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। यह वर्ष 2025 में मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था या किया गया है, चूंकि वर्ष 2025 में ही किया गया है। मरणोपरांत इनको पद्मश्री मिला है सिविल सेवा क्षेत्र में। गोदावरी दत्त, इनका निधन हुआ 14 अगस्त 2024 को और ये मिथिला पेंटिंग कलाकार थे और मधुबनी जिले की निवासी थी। कहाँ की? मधुबनी जिले की। हालांकि इनका जन्म दरभंगा में हुआ था, लेकिन निवासी थी मधुबनी जिले की। और वर्तमान में इन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, लगभग 49 से 50 हज़ार स्टूडेंट्स कई जगह बताया जाता है, इतने स्टूडेंट्स को इन्होंने मधुबनी पेंटिंग सिखाई है। और जो मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग जो हम लोग कहते हैं, उनकी बहुत अच्छी ये शिक्षिका थी और अपनी माता से इन्होंने मधुबनी पेंटिंग सीखी थी। और इसके लिए इन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। कब? 2019 में। और 2006 में इन्हें शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था। 14 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ। 93 वर्ष की उम्र लगभग इनकी थी उस समय। नेक्स्ट है इंद्रानंद सिंह झा। ये चन्नौर दरभंगा के रहने वाले थे। आकाशवाणी दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तुता तथा संचालक थे। वे खुरखुर भाई के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से? खुरखुर भाई। अगली हैं दोस्तों शारदा सिन्हा। 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में छठ पर्व के समय लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। और छठ गीत गाने के लिए, छठ पूजा से संबंधित जो गीत हैं, यही गाने के लिए ये प्रमुख थी या प्रसिद्ध थी। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को कहा जाता था। 1 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ था सुपौल जिले के हुलसा गांव में। और इन्होंने शिक्षा में बीएड किया था, यूपी से म्यूजिक में एमए किया था। इनके पिताजी सुखदेव ठाकुर जो शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। और प्रति स्वर्गीय ब्रजकिशोर सिन्हा। और 1974 में इन्होंने पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया और 1978 में इनकी सबसे फेमस गीत आई जो छठ पूजा से संबंधित है। नाम है उगा हो सूरज देव। यह भोजपुरी छठ गीत से संबंधित एक गीत है, और सॉरी छठ पूजा से संबंधित गीत है। बहुत ही ज़्यादा फेमस गीत है यह बिहार में। और 1989 में इनका एक और भोजपुरी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेमस गीत आया, जो आज तक यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में है। यूट्यूब, इंस्टा पर आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा। कहे तोहसे सजना ये तोहरी सजनिया, भोजपुरी का एक गीत है, बहुत अच्छा गीत है। आपने नहीं सुना है तो जरूर सुनिए, बहुत अच्छा है। समस्तीपुर विमेंस कॉलेज में ये प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया और 2024 में इनकी मृत्यु हो गई, आपने देखा। और करीब करीब 72 वर्ष की उम्र इनकी थी इस समय।
कब मृत्यु हुई आप यहाँ देख सकते हैं, 5 नवंबर 2024 को इनकी मृत्यु हुई। अगले हैं डॉक्टर कमलकांत झा, जो आपको याद रखना है दोस्तों। साहित्य एकेडमी से सम्मानित मैथिली साहित्यकार हैं। कहानी संग्रह गाछ रुसल अछि के लिए पुरस्कृत हैं। तो यह कहानी का नाम है गाछ रुसल अछि। डॉक्टर उषा किरण खान, इनका जन्म दरभंगा जिले के मझौलिया गांव में हुआ था। पद्मश्री से सम्मानित थी और 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी और मैथिली साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका और साहित्यकार थी। मैथिली उपन्यास में भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको दिया गया था। आखिरी है नाम पंडित राम कुमार मलिक, ये दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक थे और पद्मश्री इन्हें 2024 में ही मिला था और 24 में ही इनकी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो को और लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटे से अधिक की वीडियो बन चुकी है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की। चूँकि वन लाइन फॉर्मेट में था, वन लाइनर फॉर्मेट में, तो मैंने कोशिश किया अधिक से अधिक मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करा पाऊँ। बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों, करंट अफेयर क्या काफ़ी लोग डिमांड करते थे। अगर आप चाहें तो हम क्वेश्चन वाइज करा देंगे, यानी कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता परीक्षा में उस तरीके से करा देंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा। क्लास की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे उपलब्ध कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर आपने हमारे चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और टेलीग्राम का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।